सिंक्लेयर कुछ हद तक घबराई हुई छत पर बैठ गई और मुस्कुराहट के साथ दृश्य का आनंद लेने लगी। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जिसका मूल्यांकन उसकी ईमानदारी और प्रतिभा के लिए किया गया था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने जबरदस्त प्रदर्शन के साथ फायर कोर में शीर्ष स्थान बनाए रखा था। विकर ने अपनी सतर्कता कम नहीं की और एक संदिग्ध भाव के साथ उसे करीब से देखना शुरू कर दिया, यह नहीं जानते हुए कि वह रात के इस समय यहाँ क्या कर रही थी। आसमान सुंदर था और सितारों से भरा हुआ था। सिंक्लेयर ने तनाव को तोड़ने का फैसला किया। वह इस समय यहाँ विकर को पाकर कुछ हैरान था। यह उसकी खास जगह थी जहाँ वह उदास होने पर आकाशगंगा देखने आती थी। हमारे लड़के के चेहरे के भाव बदल गए। वह अवाक था क्योंकि उसने स्थिति को गलत समझा था। सिंक्लेयर ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और उसकी आंखें प्यार से भर गईं, जिससे वह टमाटर की तरह लाल हो गई। उसे उम्मीद थी कि अगर वह भविष्य में इस जगह पर आएगी तो विकर को फिर से यहाँ पालेगी। विकर ने उसकी निगाह को महसूस किया और चिंतित भाव के साथ जमीन पर घूरने लगा। वह जानता था कि सिंडी वेंडी से संदेश प्राप्त करने वाली जगह को बदलना बेहतर था। एक दयालु मुस्कान के साथ उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, यह बताते हुए कि हाल ही में अकादमी में हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। विकर ने अपना सिर भी नहीं उठाया और एक ठंडी निगाह से जवाब दिया कि यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह जानना नहीं चाहता था। लेकिन उसने टिप्पणी की कि शर्मिंदा महसूस करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि असाधारण लोगों में हमेशा सार्वजनिक रुचि होती है। कुछ हद तक मनोरंजक भाव के साथ उसने अपनी उंगलियों पर गिनती शुरू कर दी, यह बताते हुए कि अगर नंबर 1 होना पर्याप्त नहीं था तो 3 शोध लेख भी थे जो अकादमिक दुनिया में क्रांति लाने वाले थे। वह एक अनियमित व्यक्ति था जो आम आदमी था, लेकिन जिसका आभामंडल एक विशेषज्ञ के स्तर का था। विकर की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं, जिससे उसे पसीना आ गया। सिंक्लेयर ने यह भी टिप्पणी की कि कई मायनों में वह ऐसा व्यक्ति था जो अपने साथियों को डराता था। हमारे लड़के ने आह भरी और बताया कि ग्रेड बेकार की चीज से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए उसने उसे सलाह दी कि वह उनके बारे में ज्यादा चिंता न करे। सिंक्लेयर ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया और उसका दिमाग उलझन से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अकादमी में ग्रेड मायने नहीं रखते। विकर को किसी से भी ज्यादा पता था कि पैसा, शक्ति, सम्मान जल्द ही बेकार चीजें बन जाएंगे। जब विनाश का युग शुरू हुआ तो सभी मौजूदा व्यवस्था ढह गई, जिससे एक ऐसा युग शुरू हुआ जिसमें केवल जीवित रहना ही मायने रखता था। मुस्कुराते हुए उसने स्वीकार किया कि विकर ऐसे बोल रहा था जैसे वह बहुत समय से जी रहा हो और एक बूढ़ा आदमी लग रहा हो। इससे हमारे लड़के में जिज्ञासा पैदा हुई। उसे यह देखकर कुछ आश्चर्य हुआ। उसके अनुसार वह कुछ हद तक बुद्धिमान थी। सिंक्लेयर ने विषय बदलने का फैसला किया और एक जिज्ञासु निगाह से पूछा कि विकर मिड टर्म के बाद क्या करने जा रहा है। जवाब में उसने एक उंगली दिखाना शुरू किया और एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ उल्लेख किया कि वह अपनी पीठ और निचले शरीर को प्रशिक्षित करने जा रहा है। वह कुछ उलझन में थी, पूछ रही थी कि क्या उसने अभी-अभी अपना सिर मारा है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और आह भरी, जबकि दूसरी तरफ हमारा लड़का अपनी उंगलियों से अपना चश्मा ठीक कर रहा था। उसे याद आया कि वह भी ऐसी ही थी जो उसकी तरह कई चीजें छिपाती थी। वापस लौटने से पहले वह प्लेबियन मूल की होने के बावजूद कभी भी प्रथम स्थान खोए बिना अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान पर स्नातक हुई थी। और कुछ ही समय बाद वह इतिहास से गायब हो गई, सभी से संपर्क तोड़ दिया और किसी ने फिर से उसके बारे में नहीं सुना। जबकि चांदनी सब कुछ रोशन कर रही थी, धीरे धीरे सिंक्लेयर ने अपनी आंखें खोलनी शुरू की और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
यह अजीब था कि वह प्लेबियन मूल की थी और विकर को नहीं पता था कि क्या वह प्लेबियन के रूप में प्रच्छन्न होकर और अपनी पहचान छिपाकर राजघराने की सदस्य हो सकती है। उसे याद आया कि सिंडी विंडी ने उल्लेख किया था कि राजघराने का एक सदस्य अकादमी में प्रवेश कर चुका है। अगले दिन अकादमी में सूरज उग आया। ट्यूडर, जो अभी अभी उठा था, अपनी बाहें फैलाने लगा और थकावट की सांस छोड़ने लगा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि परीक्षा की अवधि इतनी लंबी होगी। उन्होंने अपने बैकपैक पहने और मुस्कुराते हुए अकादमी की ओर चलने लगे। ट्यूडर, जो अपनी बाहें फैला रहा था, ने समझाया कि आज अटैक टेस्ट होने के कारण मध्यावधि परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। उसके बगल में चल रहा सांचो मुड़ा और गंभीर नजर से सबको याद दिलाया कि बचाव परीक्षा के दौरान दुर्घटना में लगी चोटों के कारण परीक्षा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था, जिससे अवधि का लंबा होना अपरिहार्य हो गया था। विकर और पिग्गी, जो आगे थे, चुपचाप चलते रहे। ट्यूडर की आंखें घृणा से भरी थीं। वह कमीने ग्रैंडवेल की कल्पना करने लगा। यह थोड़ा निराशाजनक था कि उस आदमी के साथ शर्त बराबरी पर समाप्त हुई थी। उसने अपने कंधे की मालिश करना शुरू कर दिया और उसका ध्यान उनमें से एक पर केंद्रित हो गया। प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें एहसास हो गया था कि उनका प्रतिद्वंद्वी कौन होने वाला है। उनके लिए यह परीक्षा एक बड़ी परीक्षा थी। हमारा लड़का कुछ उलझन में था, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। विकर के लिए धन्यवाद, उन्हें कम चोट लगी थी, लेकिन यह कष्टप्रद था कि वह अपनी क्षमताओं को छिपा रहा था। वह एक अनुभवी था, उच्च स्तर का एक योद्धा जो अपने दोस्तों से अपनी असली ताकत छुपा रहा था। विकर ने उनसे मुंह फेर लिया। तीनों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसे सजा के तौर पर एक हल्का मुक्का मारा। विकर ने अपना सिर घुमाया और गंभीर भाव से कहा कि उन्हें याद नहीं है, लेकिन उसने यह अकेले नहीं किया था। ट्यूडर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, अपनी आंखें बंद कीं और जवाब दिया कि विकर बहुत विनम्र है। उन्होंने विषय बदलने का फैसला किया और ट्यूडर ने पूछा कि क्या उन्होंने सुना है कि नाइट ब्लड हाउंड ने एक और आतंकवादी कृत्य किया है। विकर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। पिग्गी ने बैग खोला और एक अखबार निकाला। शांत निगाह से उसने बताया कि इस बार वरंगियन के प्रशिक्षण केंद्र के छात्रों को नाइट ब्लड हाउंड ने चोट पहुंचाई थी। विकर और सांचो का ध्यान उस पर था। दोनों चुपचाप घूरते रहे। पिग्गी ने अखबार खोला और उसकी आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं। ऐसा कहा जाता है कि छात्रों द्वारा नाइट ब्लड हाउंड की खोज और उसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान नुकसान हुआ था। नवीनतम समाचारों के अनुसार नाइट ब्लड हाउंड ने अनगिनत दुष्ट कार्य किए थे। वह अब तक का सबसे बुरा खलनायक था। उसने एक बार फिर अपने नुकीले दांत दिखाए थे। कल रात वैरांगियन के प्रशिक्षण केंद्र के छात्र जो पीले सागर की सैर पर आए थे, उन पर नाइट ब्लड हाउंड ने हमला कर दिया। भारी नुकसान झेलते हुए 10 लोग मामूली रूप से घायल हो गए और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें वैरांगियन के प्रशिक्षण केंद्र का प्रमुख भी शामिल था। वे आपस में बात करने लगे। सांचो ने अपनी बाहें क्रॉस करके पूछा कि क्या नाइट ब्लड हाउंड की गतिविधि का दायरा नहीं बढ़ाया जा रहा है। अखबार पढ़ रहे पिग्गी ने बताया कि आजकल ऐसे लोग हैं जो उसके जैसे किसी व्यक्ति का समर्थन करते हैं। ट्यूडर ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और आश्चर्य करने से खुद को रोक नहीं पाया कि उस आदमी का उद्देश्य क्या था। विकर ने खोई हुई अभिव्यक्ति के साथ जमीन पर देखना शुरू किया और अपनी मुट्ठी भींच ली, यह महसूस करते हुए कि उसके नकलची लोगों ने चीजों को गति प्रदान की है। उसकी आंखें क्रोध से भर गईं,
वहां दो नकलची थे। उनमें से एक हाल ही में कम सक्रिय हो गया था, जबकि दूसरा धीरे धीरे अपनी गतिविधि बढ़ा रहा था। सभी लोग अकादमी की ओर चल पड़े। सांचो, ट्यूडर और पिग्गी खुश थे, जबकि दूसरी ओर विकर तनाव में था। समस्या यह थी कि नाइट ब्लड हाउंड के खिलाफ निगरानी सख्त हो गई थी, और अगर चीजें इसी तरह जारी रहीं तो भविष्य में हत्या को भी विफल किया जा सकता था। सुबह का समय था और सभी छात्र अकादमी में प्रवेश कर रहे थे। विकर ने फैसला किया कि एक बार परीक्षा समाप्त होने के बाद वह नकलची लोगों से छुटकारा पा लेगा। अकादमी में कहीं ऐसा क्षेत्र था जहां हमला परीक्षा आयोजित की जाती थी। रक्षा परीक्षा के विपरीत, जिसमें टीम वर्क की आवश्यकता होती थी और 4 के समूहों में आयोजित की जाती थी, हमला परीक्षा एक ऐसी परीक्षा थी जहां व्यक्तिगत कौशल सबसे महत्वपूर्ण था। यह प्रोफेसर बनाम छात्र के बीच एक आमने सामने की लड़ाई थी, जहां वे प्रोफेसरों द्वारा नियंत्रित गोलेम के खिलाफ लड़ेंगे और एक वैध हिट, चोरी आदि के लिए अंक अर्जित करेगा। जब प्रोफेसर ने गोलेम को बुलाया तो यह सांचो की बारी थी। उसने अपने मन को भाले में भर दिया और बल के साथ हमला किया, बाधा के खिलाफ जोरदार प्रहार किया। गोलेम के खिलाफ लड़कर जो प्रोफेसरों की हरकतों की नकल करते थे, जो युद्ध के उस्ताद थे, छात्रों को मजबूत विरोधियों के खिलाफ व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का लक्ष्य था। गोलेम के पीछे प्रोफेसर मॉर्ग्यू खड़े थे, जिन्होंने गोलेम को नियंत्रित करते हुए अपनी छाती के सामने अपनी बाहें पार कीं। परीक्षा का घातक दोष यह था कि एक प्रोफेसर द्वारा पढ़ाए जा सकने वाले छात्रों की संख्या 50 तक सीमित थी। ट्यूडर ने अपने दांत भींचे और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भर गया। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके उसने गोलेम पर हमला किया, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। छात्रों के परीक्षणों के मूल्यांकन के मानदंड प्रभारी प्रोफेसर की लड़ाई शैली के आधार पर बदलते थे। वह बहुत थक गया था और गोलेम को घूरने लगा। यह देखकर कुछ हद तक हैरान था कि उसका हमला काम कर गया था। प्रोफेसर मॉर्ग की आंखें गंभीरता से भरी थीं। वह चुपचाप ट्यूडर को घूरने लगा, जिससे तनाव पैदा हो गया। उसने खुलासा किया कि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। उस समय जमीन से कई हरी जड़ें उभरीं, जिससे ट्यूडर तनाव में आ गया। जड़ें नकली थीं, और जब ट्यूडर विचलित था, प्रोफेसर का गोलेम उसके सामने आया और अपनी मुट्ठी से हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसने भाले को कसकर पकड़ लिया और जल्द ही महसूस किया कि इसकी गति बढ़ गई थी, यह नहीं जानते हुए कि प्रोफेसर ने गोलेम को शारीरिक रूप से मजबूत किया है या नहीं। जैसे जैसे मुट्ठी धीरे धीरे आ रही थी, ट्यूडर ने खुद को बचाने के लिए अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने रखा, लेकिन वास्तविकता यह थी कि मुट्ठी भी एक दिखावा थी। अब जब ट्यूडर ने अपनी रक्षा कम कर दी थी, तो गोलेम ने एक शक्तिशाली किक मारी जो सीधे उसकी पसलियों पर लगी, जिससे उसकी आंखें डर से भर गईं। ट्यूडर की आंखें सफेद हो गईं। उसने अपना मुंह खोला और दर्द से चीखना शुरू कर दिया, और कुछ ही देर बाद वह जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से कराहने लगा। गोलेम उसके सामने खड़ा था, और प्रोफेसर ने उल्लेख किया कि उसे यह नहीं सोचना चाहिए था कि वह मुट्ठी और पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक जादूगर था। गोलेम ने ट्यूडर को हाथ दिया और उसे खड़े होने में मदद की। लड़ाई का एकमात्र उद्देश्य जीतना था, उसे यह याद रखना था। जादूगर होने के बावजूद जीतने के लिए किसी को अपनी मुट्ठी, पैर और दांतों का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्यूडर ने प्रोफेसर को धन्यवाद दिया। कुल अंकों की गणना की गई और सभी छात्र स्टेडियम में चले गए, और ट्यूडर, जो कुछ हद तक थका हुआ था, बैठ गया। आई स्कोर क्लास ए से कैडेट ट्यूडर लेमनचैडन क्विजोटे, जिसका मूल्यांकन प्रोफेसर वेंसी मोर्क ने किया। 12 हमले करने, 20 चकमा देने, 3 हमलों को रोकने और 0 महत्वपूर्ण हिट स्कोर करने में कामयाब रहा। कुल 35 अंक प्राप्त किए। बियांका सदमे में थी और कुछ हद तक भ्रमित थी।
उसने अपना हाथ बढ़ाया, यह विश्वास करने में असमर्थ कि ट्यूडर ने उसे हरा दिया था। आई स्कोर क्लास ए से प्रोफेसर वेंसी मोर्क द्वारा मूल्यांकन की गई कैडेट बियांका ने 7 हमले किए, 24 चकमा दिए, 0 हमलों को रोका और 0 महत्वपूर्ण हिट स्कोर किए, कुल 31 अंक प्राप्त किए। वह क्रोधित हो गई, खड़ी हो गई और अपनी उंगली से ट्यूडर की ओर इशारा करते हुए समझाया कि यह सब इस परीक्षण की गलती थी। एक पर एक मुकाबला एक तीरंदाज के लिए नुकसानदेह था। ट्यूडर जो बैठा था उसकी ओर मुड़ा और एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया कि उसे निष्पक्षता के बारे में कुछ भी याद नहीं है जब उसने रक्षा परीक्षा के दौरान सभी व्यक्तिगत अंक लिए थे। जब वे बहस कर रहे थे तो कोई हंसने लगा और यह सुनकर उनका ध्यान पीछे की ओर गया। यह ग्रैनुएल था, जबकि उसका एक हाथ सीट पर टिका हुआ था। उसने दूसरा हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उनका मजाक उड़ाया, जिससे पता चलता है कि वह दोनों में से सबसे अच्छा था। आई स्कोर क्लास ए से प्रोफेसर वेंसी मोर्क द्वारा मूल्यांकन किए गए कैडेट ग्रैनुएल ने 11 हमले किए, 22 चकमा दिए, 2 हमलों को रोका और 0 महत्वपूर्ण हिट प्राप्त किए, कुल 35 अंक प्राप्त किए। भ्रमित नजर से ट्यूडर ने पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा था, उसे यह बताते हुए कि दोनों ने एक ही स्कोर प्राप्त किया था। ग्रैनुएल क्रोधित हो गया, अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा करना शुरू कर दिया और एक उग्र भाव के साथ उल्लेख किया कि उन दोनों ने रक्षा परीक्षा और हमले की परीक्षा में एक ही स्कोर किया था। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं और एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने कहा कि यह उसकी जीत थी क्योंकि उसका सैद्धांतिक ग्रेड उससे अधिक था। यह सुनकर ट्यूडर सदमे में आ गया और हताश महसूस करने लगा। वह यह देखकर उदास हो गया कि वह ग्रैनुएल से हार गया था। बियांका, जो उसके बगल में बैठी थी, ने उसे सांत्वना देने के लिए अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा, यह समझाते हुए कि वे भाग्यशाली थे क्योंकि उनके शिक्षक वेंसी मोर्क थे। उसने अपनी ठोड़ी को छूना शुरू किया और शांत भाव से बताया कि बाकी लोगों के पास प्रोफेसर सैडी है। ट्यूडर के चेहरे पर भाव बदल गए और उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। उसने प्रोफेसर सैडी को पागलों की तरह मुस्कुराते हुए कल्पना करना शुरू कर दिया। बियांका डर और घृणा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई क्योंकि वह एक दयनीय और शराबी शिक्षिका थी जो जादू की दीवार की चोंच के साथ गायब हो गई थी। बड़े लोगों ने उसे अजीब और गैरपेशेवर बताया। वह सबसे बड़ी शिक्षिका थी जिससे छात्र बचते थे। ट्यूडर ने उसे देखना शुरू किया और कुछ हद तक भ्रमित होने से खुद को नहीं रोक पाया। वह घबरा गया और पूछा कि उसके जैसा कोई व्यक्ति अकादमी में प्रोफेसर कैसे बन गया। बियांका ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी से हटा लिया और असुरक्षित नजर से बताया कि वह बहुत कुशल है, इसलिए जब वह शिक्षिका के रूप में काम नहीं कर रही थी तो वह अधिकारियों को अपराधियों को पकड़ने में मदद करती थी। वह नाइट ब्लडहाउंड की कल्पना करने लगी जिसके पास बेल्जेबब तलवार थी, जिससे पता चला कि वह नाइट ब्लडहाउंड जैसे अपराधियों को पकड़ने में मदद करने की जिम्मेदारी संभाल रही थी। ट्यूडर की आंखें गंभीरता और चिंता से भर गईं। वह जानता था कि उसके दोस्त मजबूत थे, इसलिए उसने सोचा कि वे ठीक होने वाले हैं। बियांका ने दोनों हाथ सीट पर रखे और आसमान को देखना शुरू किया, जिससे पता चला कि यही कारण था कि वह भी चिंतित थी। खोई हुई निगाह से उसने बताया कि प्रोफेसर सैडी एक गिरे हुए मार्क्विस के अंतिम रिश्तेदार थे और एक अच्छे परिवार से आने वाले प्रतिभाशाली छात्रों के प्रति ईर्ष्या महसूस करते थे। और समस्या यह थी कि उसकी ईर्ष्या के कारण एक अफवाह फैल गई कि उसने प्रतिभाशाली छात्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसी समय अकादमी में कहीं पिग्गी का शव जमीन पर पड़ा था और खून से लथपथ था। हील्स पहने एक महिला ने अपना पैर उसके सिर के ऊपर रखा, एक गोलेम जो महिला के आगे बढ़ने पर उसी तरह दिख रहा था, जिससे तनाव पैदा हो गया। उसके सामने कई छात्र थे।
वे सदमे में थे और यह देखकर बहुत डरे हुए थे कि एक और छात्र बेहोश हो गया था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह वाकई एक परीक्षा थी। कमरे का दरवाजा बंद हो गया और छात्रों ने उसे खोलने की कोशिश में उस पर जोर से पीटना शुरू कर दिया। वे इस जगह से निकलकर किसी दूसरे शिक्षक के साथ परीक्षा देना चाहते थे। प्रोफेसर सैडी, जिनका हाथ उनके कूल्हे पर टिका हुआ था, अपने होंठ छूने लगी। वह पिग्गी के सिर पर पैर रख रही थीं, जो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उनके हिसाब से इस साल के सभी छात्र कायर थे। आइस कॉर्प्स क्लास बी की कैडेट पिग्गी का प्रोफेसर सैडी ने मूल्यांकन किया था। वह शून्य हमले करने, शून्य चकमा देने, शून्य अवरुद्ध हमले करने और शून्य महत्वपूर्ण हिट करने में सफल रही। कुल मिलाकर एरो पॉइंट्स। उसके बगल में सिंक्लेयर का बेहोश शरीर था। खून से लथपथ वह शून्य हमले करने, शून्य चकमा देने, शून्य हमलों को रोकने और शून्य महत्वपूर्ण हिट प्राप्त करने में सफल रही। कुल शून्य अंक प्राप्त किए। कुछ ही दूरी पर सांचों का शरीर भी था। खून से लथपथ वह शून्य हमले करने, शून्य चकमा देने, शून्य हमलों को रोकने और शून्य महत्वपूर्ण हिट प्राप्त करने में सफल रही। कुल शून्य अंक प्राप्त किए। सैडी ने एक चाबुक निकाला। उसने छात्रों का निरीक्षण करना शुरू किया और सोचा कि ऐसा करना समय की बर्बादी है। सभी छात्र भाग गए थे, सिवाय एक के जो परीक्षा देने के लिए तैयार खड़ा था। यह कोई और नहीं बल्कि विक्कीर था। वह उसे तीखी निगाहों से घूरने लगा। प्रोफेसर सैडी ने अपना हाथ अपने गाल पर रखा, अपनी जीभ बाहर निकाली और खून के प्यासे भाव के साथ हमारे लड़के को उसके पास आने का आदेश दिया। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।